पुरानी हवेली वाले ससुराल में देवरानी जेठानी की खुली रसोई। ये है ललित जी और किशोर जी की पुश्तैनी हवेली, जहां दोनों भाई अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। दोनों भाई पुराने ख्यालातों के हैं, जिसकी झलक उनकी हवेली में दिख रही है। दोनों भाइयों ने अपने बड़े बेटों की शादी एक साथ ही की है और दोनों बहुओं का गृह प्रवेश भी एक साथ ही हो रहा है। अपनी दोनों बहुओं के स्वागत के लिए हॉल में ललित जी और किशोर जी का पूरा परिवार पुश्तैनी ट्रेडिशनल पोशाक पहने खड़ा है। दोनों भाइयों की बहुएं एक साथ गृह प्रवेश करती हैं। काजल और श्रेया ने पूरे हॉल को ध्यान से देखा। हॉल में पुराने डिजाइन का पुराना सा सोफा, पुराना टीवी, रेडियो, गमले, झूमर, टेबल फैन और कुर्सियों को देखकर ये कैसे घर में पापा ने मेरी शादी कर दी है, कैसे लोग हैं ये, जमाना कहां से कहां पहुंच गया है और इनके घर में आज भी बाबा आदम के जमाने का सामान रखा हुआ है। कहीं इनका किचन भी ऐसे ही पुराने जमाने का ना हो, नहीं तो मैं अपनी मनपसंद डिशेस कैसे बना पाऊंगी। ओ माय गॉड, ये कैसे घर में आ गई मैं। यहाँ ना तो एसी है और ना ही सीलिंग फैन, एक टेबल फैन है, वो भी मेरी उम्र से भी ज्यादा पुराना। अब मैं क्या करूंगी। इस हॉल के इंटीरियर की तरह मेरा रूम भी ना हो, नहीं तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगी यहाँ। पापा, बहू ध्यान से देख लो, ये पुश्तैनी हवेली अब तुम दोनों की ही जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम दोनों देवरानी और जेठानी ने इसे इतने सालों से संभाला है, उसी तरह अब तुम दोनों को संभालना है। बहू, वर्षों पुरानी परंपरा को संभालने की जिम्मेदारी अब तुम दोनों की है। तुम दोनों के आने के बाद अब हम दोनों भाई निश्चिंत हो गए हैं। हमें उम्मीद है तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाओगी। आप अब सारी बातें आज ही कर लोगे क्या? अब मेरी बहुओं को भी आराम करने दो, कल इन्हें बहुत काम करना है। भावेश, विनय, दोनों बहुओं को अपने अपने कमरे में ले जाओ और तुम दोनों भी थोड़ा आराम कर लो। भावेश काजल को अपने कमरे में लेके जाता है और विनय श्रेया को अपने कमरे में लेके जाता है। दोनों ही कमरे लगभग एक जैसे बड़े थे, जिनमें एसी, किंग साइज बेड, अलमीरा, मिरर और बहुत बड़ा आलीशान वॉशरूम थे। लेकिन दोनों ही कमरों का इंटीरियर पुराना था, हवेली से मैचिंग का। काजल अपने कमरे में, वाह यार, रूम तो काफी बड़ा और आलीशान है, यहाँ एसी भी लगा है। हॉल देखकर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेडरूम ऐसा होगा। बस यहाँ का किचन भी मेरे मायके की तरह ही मॉड्यूलर हो तो मेरी लाइफ बन जाएगी। काजल की तरह ही श्रेया भी वही सब सोच रही थी और अगली सुबह किचन देखने के लिए बेताब थी। सुबह होते ही काजल और श्रेया अपने अपने रूम में वॉशरूम में नहा धोकर, स्टाइलिश साड़ी पहनकर, हेयर स्टाइलिंग करके, मांग में थोड़ा सिंदूर, गले में छोटा सा मंगलसूत्र, कानों में छोटे झुमके और नाक में छोटी सी नथ पहने अपने अपने रूम से बाहर निकलकर हॉल में आते हैं। गुड मॉर्निंग देवरानी जी। गुड मॉर्निंग जेठानी जी। लगता है हम दोनों आज सबसे पहले ही उठ गई हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सभी अभी तक सो रहे हैं तो क्यों ना एक काम करें, सबके जागने से पहले ही सबके लिए कुछ स्पेशल बना के रेडी कर दे। मैं भी यही सोच रही थी जेठानी जी, लेकिन किचन कहाँ है ये तो पता ही नहीं। किचन कहाँ है ये नहीं पता तो हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे। जब इस घर का बाथरूम इतना आलीशान है तो किचन भी बड़ा ही होगा और इसी घर में ही होगा। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी अपने पुरानी हवेली वाले ससुराल में पहली सुबह मिशन किचन ढूंढो शुरू करती हैं। वो दोनों एक एक करके हवेली के दोनों फ्लोर्स के सभी कमरे चेक कर लेती हैं, लेकिन उन्हें किचन कहीं नहीं मिलता। उन दोनों को एक कमरा मिलता है जहां मिट्टी के बने बॉक्स जैसे दो बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे थे, जिन्हें हमारे गांव की भाषा में कुठला कहा जाता है। लेकिन शहर के रहने वाली काजल और श्रेया को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये क्या चीज है भला, इनका क्या यूज होगा? जाने दो जेठानी जी, इनका जो भी यूज हो, हमें क्या करना, हम तो किचन ढूंढ रही है ना। वो दोनों वहां से आगे बढ़कर आंगन तक पहुंच जाती हैं। पूरी हवेली छान मारी लेकिन किचन का ही नहीं मिला। किचन को आसमान खा गया या धरती निगल गई, या फिर इस घर में किचन है ही नहीं जेठानी जी। तभी वहां राजस्थानी लहंगा और चोली पहने, मांग में बहुत ज्यादा सिंदूर, माथे पे टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके और नाक में बड़ी सी नथ पहने उन दोनों की सासें वंदना और आशा आती हैं। बहू, तुम सुबह के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और ये किस तरह की बातें कर रही हो? और ये क्या पहना हुआ है तुम दोनों ने? मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र कहाँ है? मम्मी जी, ये तो आजकल का लेटेस्ट फैशन है। ये सब फैशन होगा इस हवेली के बाहर। इस हवेली में ना चलता कोई फैशन वैशन, यहाँ चलता है तो सिर्फ ट्रेडिशन। मेरे और देवरानी जी जैसे तुम दोनों बहुओं ध्यान से कान खोलकर सुन लो, कल से ये फैशन ना दिखना चाहिए इस हवेली में। जी मम्मी जी, वैसे आज तुम दोनों बहुओं की चौका छुआई की रस्म है ना, तो तुम दोनों बिल्कुल सही जगह पर खड़ी हो।
मम्मी जी यहाँ तो किचन कहीं दिख ही नहीं रहा। छोटी बहू, तुम किचन में खड़ी होकर किचन के बारे में ही पूछ रही हो। मम्मी जी मुझे तो नहीं दिख रहा किचन। जरा नजरें उधर घुमाओ आंगन की तरफ और देखो इस घर का पुश्तैनी किचन। किचन नहीं जेठानी जी, रसोई। हाँ वही रसोई को अब किचन बोलेंगे। बहुओं के आने के बाद हवेली में इतना बदलाव तो कर ही सकते हैं। काजल और श्रेया आंगन की तरफ नजर घुमाती हैं तो देखती हैं आंगन के बीच में 2 मिट्टी के चूल्हे रखे हैं। उसके बगल से उपले और सूखी लकड़ियां, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, जीरा, गरम मसाला जैसे सभी मसालों के स्टील के बर्तन भी रखे हैं। सासू माँ, ये कैसा किचन है जहाँ ना गैस टंकी है, ना चूल्हा और ना ही फ्रिज है और ओवन भी नहीं है यहाँ तो। मम्मी जी ये कैसा किचन है? जरा अच्छे से देखो बहू, हमारे किचन में मिक्सर भी नहीं है और थोड़ा पास जाकर देखो तो और भी बहुत कुछ नहीं है हमारी पुश्तैनी रसोई में। आप भी अच्छा मजाक करती हैं जेठानी जी। हमारी नई बहुओं को पास ले जाकर हमारी पुश्तैनी रसोई दिखाइए। दूर से इन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारी रसोई में क्या है क्या नहीं। वंदना और आशा काजल और श्रेया को अपनी आंगन की पुश्तैनी रसोई के पास ले जाती है, जहां पानी का मटका, पत्थर का सिलबट्टा, लोहे का खलबत्ता, एक बांस की टोकरी में आलू, प्याज, हरे मटर, गोभी, हरी धनिया, अदरक और मूली और बर्तन वाली जाली में स्टील के बर्तन जैसे थालियां, कटोरी, जग, चिमटा, चम्मच और प्लेट्स रखे थे। दोनों बहुओं अच्छे से देख लो हमारी पुश्तैनी रसोई को। अब तुम दोनों को ही संभालना है इसे। और हाँ, तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुमको हमारी रसोई में मिलेगा। वंदना ने उसी कमरे की तरफ इशारा किया जिस कमरे में काजल और श्रेया को मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक मतलब कुठला दिखे थे। बहुओं कुछ ऐसा बना के खिला दो कि हम सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। इतना बोलकर वंदना और आशा वहां से हॉल की तरफ चली जाती हैं। मम्मी जी बोलकर तो ऐसे गई हैं जैसे ये कोई मॉड्यूलर किचन हो और हम दोनों कोई प्रोफेशनल शेफ। जेठानी जी, इस मिट्टी के चूल्हे में आग कैसे जलाते हैं? मुझे कैसे पता होगा देवरानी जी? मैं तो पहली बार इतने करीब से मिट्टी का चूल्हा देख रही हूँ। अब क्या करें जेठानी जी? अब जब हम दोनों को एक साथ इस हवेली में रहना है तो एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। ठीक है जेठानी जी। दोनों देवरानी और जेठानी मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी और उपले रखकर काफी देर तक माचिस मारकर आग जलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आग नहीं जलती। ये आग जल क्यों नहीं रही है जेठानी जी? तभी काजल की नजर सब्जियों की टोकरी के पास रखी केरोसिन की बोतल पर पड़ी। केरोसिन डालकर माचिस मारो देवरानी जी, शायद आग जल जाए। केरोसिन डालने के बाद माचिस मारते ही आग जल जाती है। आग जलते ही चूल्हे से धुआं निकलता है। इस धुएं में मेरा अभी से दम घुटने लगा। मैं खाना कैसे बनाऊंगी? धुएं की वजह से मेरी आंखें जलने लगी हैं। कि मैं कहाँ अगर फंस गई। इस धुएं में भी तो खाना बनाना पड़ेगा ना जेठानी जी। आग जल जाने के बाद धुएं से परेशान काजल रसोई घर से एक परात में आटा निकाल लाती है और आसे गूंथने लगती है। देवरानी जी, जब तक मैं आटा गूंथ रही हूँ तब तक तुम देखना आग ना बुझ जाए। आटा गुथ जाने के बाद आटा तो गुथ गया, अब मिट्टी के चूल्हे में रोटियां कैसे सेकूं? मैंने तो कभी भी मिट्टी के चूल्हे में रोटियां नहीं सेकी। दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर जैसे तैसे मिट्टी के चूल्हे में पहली बार रोटी सेकती हैं, जिनमें से ज्यादातर रोटियां जल जाती हैं। उन्हें मिट्टी के चूल्हे में आग जलाकर रोटियां सेकने में 2 घंटे लग जाते हैं। अरे बहू, अब तो दोपहर होने वाली है। ऐसा कौन सा पकवान बना रही हो जो इतना टाइम लग रहा है तुम दोनों को? खाना बस बन ही गया है, अभी लाए पापा जी। अभी सिर्फ रोटियां ही सेकी हैं, इतना टाइम नहीं है कि सब्जी भी बना ले। काम करती हूँ, धनिया, मिर्ची और अदरक की बढ़िया सी चटनी पीस लेती हूँ। काजल जल्दी जल्दी सिलबट्टे में जैसे तैसे हरी धनिया, अदरक, लहसुन की चटनी पीसती है। काजल और श्रेया जली हुई रोटियां और चटनी एक थाली में रखकर डाइनिंग हॉल में लाती हैं, जहां दोनों के ही पूरे परिवार वाले वंदना और आशा, ललित और किशोर धोती कुर्ता पहने और सिर में पगड़ी रखे, भावेश, विनय, हेमंत और अखिल कुर्ता पजामा पहने, साक्षी और अभिलाषा सलवार सूट पहने उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जली हुई रोटियां देखकर वंदना, तुम दोनों बहुओं ने पूरे 2 घंटे में सिर्फ रोटियां सेकी हैं और ये चटनी बनाई? रोटियां वो भी जली हुई। अरे तुम दोनों बस भी करो अब। हमारी दोनों बहुएं शहर की रहने वाली हैं। दोनों ने पहली बार ये गांव का चूल्हा चौका देखा होगा, इसलिए वो कुछ समझ ही नहीं पाई और तुमने भी तो इन्हें कुछ बताया नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मैं काम करती हूँ, दोपहर का खाना हम दोनों जेठानी देवरानी मिलकर बनाएंगी और हमारी बहुएं देखेंगी कि हम खुली रसोई में खाना कैसे बनाते हैं। इतने में तो ये दोनों सीख ही जाएंगी ना। जी मम्मी जी, अपने घर के मॉड्यूलर किचन में ही मैं खाना बनाती थी और खाने का टेस्ट ऐसा कि सब उंगलियां चाट जाते थे। अभिलाषा रोटी और चटनी खाती है। भाभी जी, चटनी में तो नमक ही नहीं है। हे अभिलाषा,
ये बड़ी बड़ी हवेलियों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इन पर ध्यान नहीं देते। सब हंसते हैं। सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से काजल की सास वंदना और श्रेया की सास आशा मिलकर अपनी दोनों बहुओं को गांव की देसी रसोई में खाना बनाना सिखाने के लिए दोपहर की कड़कती धूप में आंगन की ओपन रसोई में खुद खाना बनाती हैं और उनके पास खड़ी काजल और श्रेया उन्हें देखती है। दोनों बहुओं अच्छे से देख लो हम कैसे खाना बना रही हैं, इसके बाद अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वंदना और आशा मिलकर रसोई घर से बड़ा सा पतीला, कढ़ाई और देगची लेके आती हैं, साथ ही चावल, दाल और आटा भी। उसके बाद वो दोनों मिट्टी के चूल्हे में आग जलाती हैं और चूल्हे के ऊपर पतीला रखकर उसमें दाल पकाती हैं। धुएं की वजह से काजल और श्रेया काफी परेशान हो रही थी। दोनों जैसे तैसे अपनी खांसी रोके खड़ी थी। दाल में जैसे ही झाग बनता है वंदना कड़छी से झाग बाहर निकाल देती है। देखो बहुओं, ऐसे पकाई जाती है दाल, और दाल की झाग निकालना बहुत जरूरी होता है। जब तक दाल पकती है तब तक वंदना और आशा मिलकर आलू टमाटर काटकर मटर छील लेती हैं। दाल पक जाने के बाद पतीला चूल्हे से उतार कर चूल्हे पर कढ़ाई रखती हैं और छौंक लगाकर सब्जी बनाती हैं। देखो बहुओं, ये बन गई सब्जी, अब चावल बनाने की बारी है। आशा चूल्हे के ऊपर से कढ़ाई उतार कर उसमें देगची रखती है। अब बनेगा चावल। मम्मी जी, चावल बनाने के लिए कुकर नहीं है क्या? बहू, हमारे घर में ऐसा कोई बर्तन नहीं है जिसमें बना खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो। अगर सेहत की इतनी ही फिक्र है तो फिर ये मिट्टी का चूल्हा क्यों है इस घर में? इससे निकलने वाला धुआं सेहत के लिए कितना खतरनाक होता है, आपको पता भी है मेरी प्यारी सासू माँ। बहू, कुछ कहा तुमने? नहीं मम्मी जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आप सब कितना हेल्थ कॉन्शियस हैं। खाना बनाने का ये पुराना तरीका ही तो हमारी सेहत का राज है बहू। अब बस जल्दी से तुम दोनों भी ये तरीका सीख लो, फिर देखना कि कैसे 50 की उम्र के बाद भी तुम दोनों हमारे जैसे ही एकदम सेहतमंद रहती हो। पुराने देसी तरीके से खाना बनाने के फायदे बताते हुए वंदना और आशा अपनी बहुओं को मिट्टी के चूल्हे पर दाल, चावल, सब्जी और रोटी बनाकर दिखाती है। अब देख लिया ना खाना कैसे पकता है, अब रात के खाने में कोई गलती ना हो। दोपहर में अपनी सास से पुरानी हवेली की ओपन रसोई में देसी तरीके से खाना बनाना सीखकर काजल और श्रेया उसी रसोई में रात का डिनर, मटर पनीर और पूरियां बनाती हैं। लेकिन धुएं से परेशान होने की वजह से काजल से गलती से सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहे दोनों के ससुराल वाले, अरे बहू, ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, बस इसमें मिर्ची थोड़ी कम डालती तो हम सब और मजे से खाते। आहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतनी जल्दी हमारी देसी रसोई में खाना बनाना सीख जाओगी। अगली सुबह काजल और श्रेया अपने ससुराल के देसी ट्रेडिशन के अनुसार कान में बड़े बड़े झुमके, मांग में ज्यादा सिंदूर और गले में बड़ा सा मंगलसूत्र पहने काजल और श्रेया बिना नहाए नाइट सूट पहने ही आंगन की ओपन रसोई में चुकी में आग जलाकर सुबह का नाश्ता पोहा बनाने की तैयारी कर ही रही होती हैं कि वहां अपने ट्रेडिशनल कपड़े और गहने पहने वंदना और आशा आती हैं। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, हम देवरानी जेठानी मिलकर सुबह का नाश्ता बना रही हैं। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम नाश्ता बना रही हो, लेकिन बिना नहाए हुए ही। तो क्या हुआ मम्मी जी, मैं तो हमेशा अपने मायके के किचन में बिना नहाए ही नाश्ता बनाती थी। वो सब तुम्हारे मायके में चलता होगा बहू, लेकिन यहाँ नहीं चलता। यहाँ सुबह उठकर हवेली की बहुएं सबसे पहले पूरी हवेली की साफ सफाई करती हैं, उसके बाद नहाती हैं और फिर रसोई में कदम रखती हैं। और तुम दोनों को देखकर लगता नहीं है कि तुम दोनों ने घर की साफ सफाई की होगी। जाओ पहले पूरी हवेली की साफ सफाई करो, उसके बाद नहा धोकर किचन में कदम रखना। आज का नाश्ता हम दोनों बना लेंगी। लेकिन मम्मी जी, इस हवेली में तो पूरे 40 कमरे, 2 हॉल, एक इतना बड़ा आंगन, बहुत बड़ा गार्डन और हर कमरे से अटैच वॉशरूम भी है। सिर्फ हम दोनों अकेले कैसे पूरी हवेली की साफ सफाई कर पाएंगी? बहू, तुम दोनों के आने से पहले हम देवरानी जेठानी मिलकर पूरे घर को साफ करती थी और सबके लिए खाना भी बनाती थी। अभी तुम नई नहीं होना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। और हाँ, घर का काम करने से औरतों का शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता। मम्मी जी, इस घर में वैक्यूम क्लीनर तो होगा ना? वैक्यूम क्लीनर वो क्या होता है? इस हवेली में सिर्फ झाड़ू है, उसी से तुमको पूरी हवेली साफ करनी है। मैं भी ना कितनी बेवकूफ, जिस घर का किचन इतना आउटडेटेड है वहाँ वैक्यूम क्लीनर कैसे हो सकता है? और हाँ, झाड़ू उठाने से पहले तुम दोनों एक कपड़े बदलो और साड़ी पहन कर आओ, वो भी पारंपरिक तरीके से। न चाहते हुए भी काजल और आशा अपने अपने रूम में जाकर साड़ी पहन कर आती हैं और फिर हवेली के सभी कमरों, वॉशरूम, हॉल्स, आंगन और गार्डन में झाड़ू लगाती हैं। हवेली की सफाई करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है। हाथ में झाड़ू लिए हवेली के गार्डन में खड़ी काजल और श्रेया। बाप रे, ये ससुराल वाले तो पूरे साल का काम एक ही दिन में करवा रहे हैं।
सुबह से तो कुछ भी नहीं खाया जेठानी जी, अब तो पेट में हाथी कूदने लगे हैं। चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। पहले नहा लो देवरानी जी, नहीं तो फिर से हमारी सास हमें कुछ नया ज्ञान देने आ जाएंगी। आप सही कह रही हो जेठानी जी, जो भी करना है जल्दी करिए, फिर दोपहर का खाना भी तो बनाना होगा। काजल और श्रेया अपने अपने कमरों में जाकर नहाकर ससुराल की पारंपरिक पोशाक, लहंगा और चोली और पारंपरिक राजस्थानी गहने पहनकर चिलचिलाती धूप में आंगन की खुली रसोई में दोपहर का खाना आलू मटर, गोभी की सब्जी, दाल, चावल और पराठे बनाती हैं। उन्हें धुएं से परेशानी होती है, फिर भी वो खांसती जाती हैं और कड़कड़ाती धूप में खाना बनाती रहती हैं। खाना बन जाने के बाद काजल और श्रेया डाइनिंग हॉल में अपनी परंपरागत पोशाक पहने अपने सभी ससुराल वालों को खाना सर्व करती हैं। अरे वाह बहू, ये पराठे तो लाजवाब है। सब्जी और पराठे का कॉम्बिनेशन तो लाजवाब है बाबूजी, आपने इतना टेस्टी खाना बनाना कहाँ से सीखा? वो तो यहाँ माइक्रोवेव ओवन नहीं है और ना ही एयर फ्रायर, नहीं तो मैं और भी टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाकर आप सबको खिलाती। फ्रिज होता तो मैं आप सबको कोल्ड बेवरेजेस बना के पिलाती। वाह भाभी जी, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। जब आप ये सब बना के खिलाओगी ना तो न जाने टेस्ट बड्स का क्या हाल होगा। कुछ नहीं होगा देवर जी, क्योंकि इस घर की रसोई में ये सब है ही नहीं, तो हम देवरानी जेठानी वो सब बनाएंगी कैसे? काजल और श्रेया का बनाया खाना सब लोगों को नहीं पुरता, कम पड़ जाता है। तुम दोनों पहले पूरे परिवार वालों का पेट भर जाए उतना खाना बनाना सीख लो, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करना। तुम्हारा बनाया खाना हम सबके लिए कम पड़ गया। मम्मी जी, हमने पूरे 12 लोग के हिसाब से खाना बनाया था, लेकिन कम कैसे पड़ गया हमें नहीं पता। बहू, ये तुम्हारा शहर नहीं है, गांव है, यहाँ के लोगों की खुराक ज्यादा होती है, तो तुमको उस हिसाब से खाना बनाना चाहिए था। मम्मी जी, रात में तो सबके लिए खाना बराबर था, थोड़ा बच भी गया था। रात की सब्जी में मिर्ची ज्यादा थी, जिस वजह से सबने खाना कम खाया और पानी ज्यादा पिया, इसीलिए तुम्हारा बनाया खाना बच गया था। लेकिन अगली बार से ध्यान रहे कि खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। अब जल्दी से रसोई में जाओ और खाना बनाओ। सुबह से भूखी और थकी हुई काजल और श्रेया एक बार फिर कड़कती धूप में आंगन की ओपन रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती हैं। हमारी सास की पुरानी सोच कहीं हमें भूखा ना मार डाले। सही कह रही हो जेठानी जी, अगर यहाँ की रसोई में गैस चूल्हा और गैस टंकी होती तो हम फटाफट कुछ बना लेती, लेकिन हमारी फूटी किस्मत जो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। काश मैं भी अपने मम्मी पापा के घर में होती तो वहाँ के मॉड्यूलर किचन में ये पिज्जा तो बहुत अच्छा कुक हो गया, ये ओवन तो कमाल का है। श्रेया फ्रिज में से आइसक्रीम और पानी की बोतल निकालकर साथ में पिज्जा लेकर किचन से बाहर जाती है। काश यहाँ भी ओवन और फ्रिज होता तो मैं भी पिज्जा बनाकर रेडी कर देती। आई लव पिज्जा। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो देवरानी जी, यहाँ जो है उसी में जल्दी से कुछ पकाते हैं, नहीं तो भूखे ही कुछ देर बाद डिनर की तैयारी भी करनी पड़ेगी। वो दोनों चूल्हे में आग जलाई रही होती हैं कि वहाँ वंदना की पड़ोसन निकिता आती है। ये क्या, बहुओं शाम होने को आई और तुम दोनों अभी तक दोपहर का खाना ही बना रही हो? शहर की हो ना, इसीलिए काम करने में कमजोर होगी। मेरी बहू ने तो रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी। वो गांव की है ना, उसे काम करने की आदत है। निकिता की आवाज सुनकर वंदना और आशा वहाँ आती हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी बहू ही इस समय रात के खाने की तैयारी कर रही है? अभी मेरी दोनों बहुएं भी रात के खाने की ही तैयारी में लगी हुई है। और हाँ, शहर की है, तब भी तुम्हारी गाँव की बहू से ज्यादा काम करती है, समझी ना? अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारी बहुओं की टांग खींच रही थी। तो मैं कौन सा ताना मार रही हूँ, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। तुम इस समय यहाँ आई हो तो जरूर तुम्हारी रसोई में किसी चीज की कमी हो गई होगी। वो तो है, मेरी बहू खीर बना रही हो तो शक्कर कम पड़ गई। मैंने सोचा कि कौन दुकान जाए, तो बस तुम्हारे यहाँ वही लेने आई हूँ। वंदना रसोई घर से एक कटोरी शक्कर लाकर निकिता को देती है। शक्कर लेकर निकिता अपने घर चली जाती है। मेरी सास इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं उनके बारे में सोचती हूँ, बस वो पुराने ख्यालों की है। अगर मैं किसी तरह उनके विचार बदल सकूं तो नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन एक साथ खुशी खुशी इस पुरानी हवेली में नए तरीकों से रह सकती है। ख्यालों में खोई काजल को देखकर श्रेया, क्या हुआ जेठानी जी, आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? ख्याल बदलने वाली बात? अरे हाँ देवरानी जी, हमारे ख्याल भी एक जैसे ही हैं। काजल और श्रेया समझ चुकी थी कि उनके और उनकी सास के बीच सिर्फ जनरेशन गैप है और कुछ नहीं। वो गैप मिटते ही सब सही हो जाएगा। दोनों देवरानी जेठानी जल्दी से खाना बनाती हैं और भूखे ससुराल वालों को खिलाने के बाद खुद खाती हैं। वो दोनों धीरे धीरे अपने ससुराल के आंगन वाली ओपन रसोई में एडजस्ट होने लगती हैं, लेकिन अपनी सास के ख्याल बदलने के आइडियाज भी सोचती रहती हैं। एक दिन काजल और श्रेया ने लंच में
रेस्टोरेंट से पिज्जा, बर्गर और पास्ता मंगवाया और वहीं डाइनिंग हॉल में अपने सभी ससुराल वालों का सर्व किया, जो कि पारंपरिक पोशाक में थे। ये क्या है बहू? पापा जी, ये पिज्जा, बर्गर और पास्ता है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि इस घर में ये सब नहीं चलता, सिर्फ पारंपरिक खाना ही सब लोग खाते हैं। पापा जी, हम देवरानी जेठानी ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। भाभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, कभी कभी कुछ नया ट्राई कर ही लेना चाहिए। उस दिन पहली बार काजल और श्रेया के सास ससुर पारंपरिक खाने के अलावा कुछ नया खाते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन उनके पति नंदो और देवरों को पिज्जा, बर्गर और पास्ता बहुत पसंद आता है। बहू, ये सब खाकर मेरा पेट ही नहीं भरा और पेट भारी हो गया है। मुझे तो इसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम तो दाल चावल ही बना दो। क्या मम्मी पापा, आप भी ना, आपको टेस्ट का बिल्कुल भी नहीं पता, ये सब इतना टेस्टी तो है। भाभी जी, मैं तो कहता हूँ आप हफ्ते में एक बार ये सब बना ही लिया करिए। कैसे बना लूं देवर जी, ये सब बनाने के लिए माइक्रोवेव, ओवन और गैस चूल्हा लगता है, जो कि इस हवेली की रसोई में है ही नहीं। इस हवेली की परंपरा में कोई बदलाव नहीं होगा, जो पीढ़ियों से चलता आया है वही चलता रहेगा। लेकिन मम्मी जी, हम देवरानी जेठानी परंपरा बदलने को कह ही नहीं रहे हैं, बस परंपरा में कुछ नया जोड़ने को ही कह रहे हैं। हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, हमारे जाने के बाद जो जी में आए वो करना। उम्र ढल रही है, लेकिन तेवर ऐसे हैं कि मुंह से आग निकलती है, आग। दोनों देवरानी जेठानी का ये प्लान फेल हो जाता है तो वो दूसरा प्लान सोचने लगती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी सासों ने भी उनके लिए कुछ सोचा है। उसी दिन रात में वंदना और आशा मिलकर आंगन की ओपन रसोई में डिनर के लिए दाल बाटी बनाने की तैयारी करती हैं। उस समय काजल और आशा भी उनके पास आंगन में ही थी। वंदना उपलों की ढेर में आग लगाती है, आशा परात में आटे में नमक, घी और जीरा मिक्स करके गूंथती है। मम्मी जी, ये आप दोनों आज क्या नया बना रही हैं? तुम देखती जाओ बहू, तुम्हारी सास भी कुछ कम नहीं है। तुमने हमें अपना वो क्या कहते हैं, हाँ, जनरेशन का स्वाद से भरपूर खाना खिलाए, तो हम भी तुमको अपनी जनरेशन का सेहत और स्वाद से भरपूर खाना खिलाएंगी। उपले अब पूरी तरह जलने लगे थे। थोड़ी देर बाद वो अंगार में बदल जाते हैं, जिसके बाद वंदना और आशा मिलकर उनके बीच गुथे हुए आटे की लोई बनाकर रखती जाती है और फिर उनको उन्हीं अंगारों से ढक देती है। फिर वंदना और आशा मिलकर मिट्टी चूल्हे में आग जलाती हैं और पतीले में दाल पकाती हैं। जब तक दाल में तड़का लगता है तब तक अंगार भी ठंडे हो जाते हैं। उनके बीच से सोनी हुई बाटियां निकाल एक वंदना, बहू ये देखो, ये है दाल और बाटी। आज हम सब यही खुले आसमान के नीचे देसी रसोई में बैठकर खाना खाएंगे। उस रात पूरा परिवार आंगन में चटाई बिछाकर दाल बाटी का मजा लेता है। वाह मम्मी जी, ये दाल बाटी तो बहुत टेस्टी है। काश की फ्रिज होता तो बची हुई बाटियां उसमें रख देते तो सुबह भी खा सकते थे। बहू, बासी खाना क्यों खाना, जब चाहे तब ताज़ा बनाया जा सकता है। लेकिन मम्मी जी, उसमें इतनी मेहनत और समय भी तो लगता है। बहू, हम मेहनत करते तभी तो सेहतमंद है। अगर हम महिलाएं घर के छोटे छोटे काम ना करें, सिर्फ आराम ही ढूंढे, तो शरीर आलसी हो जाएगा और फिर हजारों बीमारियां घेर लेंगी। मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन घर का काम करने में ही सारा समय निकल जाता है, हमें अपने लिए समय ही नहीं मिलता। वंदना काजल की बात का जवाब नहीं देती। अगले दिन अपनी प्लानिंग के अनुसार श्रेया अपने पति विनय से एयर फ्रायर मंगवाती है। श्रेया और काजल उसमें कम तेल से बने समोसे और पूड़ियां आंगन में ही पारंपरिक कपड़े पहने वंदना और आशा को खिलाती हैं। अरे वाह बहू, ये समोसे और पूड़ियां तो बहुत स्वादिष्ट है और तेल भी कम है, ये कैसे पकाया? मम्मी जी, ये मेरे एयर फ्रायर का कमाल है। मुझे नहीं पता था कि नई मशीनों से ऐसा भी कुछ हो सकता है। मम्मी जी, हम आपको शुरू से यही समझाने की कोशिश तो कर रहे थे। हम ये नहीं कहते कि आप अपना पारंपरिक तरीका बदलिए, लेकिन कुछ नया भी ऐड करिए। नए तरीके से भी स्वाद और सेहत से भरपूर खाना बनाया जा सकता है। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई बहू, लेकिन मैं अपने आंगन की खुली रसोई में कोई बदलाव नहीं करूंगी। आखिर परंपरा नाम की भी कोई चीज होती है। वंदना की बात सुनकर काजल और श्रेया निराश होकर वहां से जाने लगती हैं। मैं अपनी पारंपरिक रसोई में कोई बदलाव तो नहीं होने दूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरत और पसंद के हिसाब से, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, मॉड्यूलर किचन, वो जरूर बनवा दूंगी। काजल और श्रेया अपनी अपनी सासों से लिपट जाती हैं। अरे बस बस, इतना प्यार ना दिखाओ, नहीं तो हम दोनों को शक्कर हो जाएगी। मम्मी जी, वो शक्कर नहीं शुगर होता है। क्या फर्क पड़ता है, चाहे शक्कर हो या शुगर, दोनों ही शरीर को बीमार करते हैं। बिल्कुल सही बात कही जेठानी जी ने। दाया कान पकड़ो या बाया कान, कान तो कान ही रहेगा, आंख थोड़ी ना बन जाएगा।
वो चारों हंसती हैं। इस तरह नई जमाने की देवरानी जेठानी काजल और श्रेया अपनी पुरानी जमाने की देवरानी और जेठानी मतलब अपनी अपनी सास को समझा देती हैं समय के साथ बदलना जरूरी होता है और सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता।